नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम सब भारत में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, या इसको हम ये कहें कि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण पर बात करेंगे। जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने के बाद में है भारत में हमारी संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया, अर्थात यूनियन की विशेषताएं अपनाई गई कि केंद्र में है एक केंद्र सरकार या जिसको हम भारत सरकार कहते हैं, और राज्यों की अपनी अपनी सरकारें। आप देखेंगे कि 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया, उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। आज भी हम जब भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कि यूरोप के कई देशों से बड़े हैं, और बड़े ही नहीं, कई गुना बड़े हैं। हम मान लीजिए हम महाराष्ट्र का जर्मनी से तुलना करें तो लगभग बराबर है आपका। लेकिन आपका जैसे एक विश्व का सबसे छोटा सा देश आपका वेटिकन सिटी, जिसका 44 आपका हेक्टेयर क्षेत्रफल है आपका, या हम किसको कहें 0.44 आपका हेक्टेयर स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। आप देखिएगा भारत का राजस्थान जैसे सबसे बड़ा राज्य है, जिसका जो एरिया है आपका जो 3.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। आप देखेंगे यूरोप के बहुत सारे देशों से बड़ा है। जनसंख्या में देखें, उत्तर प्रदेश को देखिए, हमारा सबसे, जब विश्व में सबसे जनसंख्या वाला देश की बात करते तो चीन, उसके बाद में है भारत, उसके बाद अमेरिका, और अमेरिका के बाद इंडोनेशिया। और यदि हम एक उत्तर प्रदेश को आपका देश के रूप में अगर शामिल करें तो जनसंख्या के आधार पर विश्व में 5वां बड़ा देश होगा। तो इसकी वजह से है कि हमारा पूरे देश की शासन व्यवस्था है, 2 स्तरीय सरकारों से नहीं चलाई जा सकती। उस शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, पंचायती राज संस्थाएं। वैसे ये आपका कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि स्थानीय स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन को माना जाता है, जिसने स्थानीय स्वशासन पर है जोर है वो दिया गया। पहली चीज आती है कि स्थानीय स्वशासन क्या है। जब शासन व्यवस्था की बागडोर स्थानीय निवासी को दे दी जाती है, जिससे वो अपना प्रशासन है ठीक से कर सकें। हम पहली बात करते हैं विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन है वो क्या है। देखिए विकेंद्रीकरण क्या है, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से कुछ अधिकारों अर्थात सत्ता में उत्तरदायित्व और आपका सत्ता है निचले स्तर अर्थात पंचायत राज संस्थाओं को है अंतिम उत्तरदायित्व सौंप दिया जाता है, तो उसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। और विकेंद्रीकरण का क्या तर्क था कि भाई विकेंद्रीकरण क्यों जरूरी है, उसके कई कारण हैं। आपने पता होगा कि जो भी स्थानीय समस्या है, मान लीजिए आप जहां रहते हैं उसके आसपास की समस्या है। आप मान लीजिए हर राज्य की, मान उत्तराखंड की बात करें, अगर आप अल्मोड़ा में हैं और यदि देहरादून का व्यक्ति है आपके यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, तो आपकी समझ है जो समस्या को जल्दी से पहचानने की समस्या है का समाधान है, या हम समस्या को जल्दी से पहचान कौन कर सकता है, जो कि वहाँ का स्थानीय निवासी होगा, जो समस्या को है जड़ तक जानता होगा। तो यही आपका है कि जो इस समस्या है उन समस्याओं का समाधान है स्थानीय लोग हैं वो आपका तुरंत आसानी से और समझदारी के साथ है वो कर सकें। दूसरा उसमें एक कॉन्सेप्ट था कि स्थानीय लोगों की सत्ता में भागीदारी वह उपलब्ध कराना, जिसमें जो जितने भी वर्ग निचले वर्ग के लोग हैं उनको भी सत्ता में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना था। ये था हमारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए। लेकिन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है कोई ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से है मिल गया हो। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए बहुत एक लंबा प्रोसेस है वो हुआ। जैसे कि हमने पहले कहा कि लॉर्ड रिपन को है स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लेकिन जैसे भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद 1952 में है एक हमारा कार्यक्रम चलाया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 1952 में। 1953 में है सविस्तार योजना, जो कि 1953 में, और 1957 में है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। और उसी समिति की अनुशंसा पर भारत में सबसे पहले है पंचायती राज संस्था की नींव है राजस्थान के नागौर जिले से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा है वो रखी गई। और कब रखी गई? 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले से। उसके बाद है कई राज्यों में भी यह प्रयास है आपका किया गया। उसके बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने भी एक समिति का गठन किया, वो थी आपकी अशोक मेहता समिति। एक चीज और हम कह दें कि आपका जो बलवंत राय मेहता समिति है उसने ही सबसे पहले लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द दिया, अर्थात उन्हें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का है जनक कहा जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द देने के कारण ही उन्हें इसका जनक है वो कहा जाता है। और उसमें बताया गया कि जो बड़े राज्य हैं अर्थात जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है वहाँ त्रिस्तरीय व्यवस्था, और जहाँ 20 लाख से जनसंख्या कम है वहाँ मध्य स्तर का स्तर है वो नहीं बनाया जाए, अर्थात वहाँ 2 स्तरीय व्यवस्था है वो आपकी अपनाई जाए पंचायतों के संदर्भ में। उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया। अशोक मेहता समिति जो कि पंचायत राज संस्थाओं के लिए विकेंद्रीकरण पर है वो बात करती। उसके बाद है इस अशोक मेहता समिति ने है सबसे पहले है पंचायती राज संस्थाओं को है संवैधानिक दर्जा देने की बात कही कि इन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में है प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में है एक अन्य समिति का गठन किया गया, और उसी की अनुशंसा पर इसको हम LM सिंघवी कह सकते हैं। सिंघवी क्योंकि राजीव गांधी है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास है, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के है हिमायती थे। और इसी जो आपकी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है उसी की अनुशंसा पर है संविधान में है 64वां और 65वां संविधान संशोधन लाया गया। 64वां और 65वां। 64वां जो कि ग्रामीण स्वशासन से संबंधित था, 65वां है वो नगरीय स्वशासन से संबंधित था, जिसे 1989 में रखा गया। लेकिन आपका 1989 में है लोकसभा है वो आपकी भंग हो गई, भंग हुई। दूसरा और है
इसमें कुछ अवरोध भी था, क्योंकि यहाँ पर है जो आपका पंचायत राज संस्थाओं पर केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण की बात कही गई थी। इस कारण से है इसका विरोध है वो किया गया। उसके बाद 1992 और 93 वो वर्ष हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं पंचायत राज संस्थाओं के लिए। है आपका 73वां और 74वां आपका संविधान संशोधन विधेयक है वो पेश किया गया, और उसी के आधार पर है हमारा ये लाया गया, अर्थात 73वां संविधान संशोधन विधेयक है वो लाया गया। तिहत्तरवां संविधान संशोधन आपका विधेयक है वो लाया गया, और ये जो कि 24 अप्रैल 1993 को पारित हुआ, जिस कारण से 24 अप्रैल को है पंचायती राज दिवस है वो आपका मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन है वो ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है, और आपका 74वां संविधान संशोधन है वो आपका नगरीय स्वशासन से संबंधित है, जो कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में है एक मील का पत्थर है वो साबित हुआ। अब पंचायत राज संस्थाओं को है केंद्र और राज्य से स्वतंत्रता है वो प्राप्त हो गई, और उसके संवैधानिक प्रावधानों के कारण है अब कई काम चीज़ें हैं वो इसमें अब नियमित कराए जाने लगे। जैसे सबसे पहले है जब आपका ये आपका संवैधानिक दर्जा दिए जाने के बाद क्या क्या फायदा हुए उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले है कि अब स्थानीय चुनाव या स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित कराना अनिवार्यता हो गई। पहला है स्थानीय निकायों के नियमित चुनाव। स्थानीय निकाय चाहे वो ग्रामीण स्वशासन की इकाई हो चाहे वो आपका शहरी स्वशासन की हो, अर्थात अर्बन एरिया की हो चाहे रूरल एरिया की 5 वर्ष में के बाद है आपको चुनाव है वो नियमित कराने होंगे, चाहे वो आपके सरपंच के हो चाहे पंच के हो चाहे जिला परिषद आपके जिला प्रमुख के हो चाहे आपके नगरीय क्षेत्रों में है मेयर के हों आपके, वो सभी के हैं आपके नियमित कराने की एक अनिवार्यता हो गई। नेक्स्ट है आरक्षण। आरक्षण का प्रावधान SC ST जो उनकी जनसंख्या जिस क्षेत्र में रहते हैं उस जनसंख्या के अनुपात के आधार पर है आरक्षण की व्यवस्था की गई, अर्थात अनुसूचित जाति SC ST अनुसूचित जनजाति को है उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ अन्य पिछड़ा वर्ग OBC आरक्षण राज्य विधानमंडल पर छोड़ा कि वो विधि बना करके है इनका आरक्षण का प्रावधान है वो आपका करें। नेक्स्ट है महिलाओं को आरक्षण।
महिलाओं को आरक्षण है कम से कम 1/3 दिया जाएगा, ये प्रावधान किया गया, जिससे महिलाओं में है सशक्तिकरण अधिक आए। और इसमें मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने महिलाओं के लिए आरक्षण 50% किया। बाद में कई राज्यों ने है आपके पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है वो आपका 50% किया है। लेकिन सबसे पहला जो राज्य है, 1 मार्क्स में हमारा क्वेश्चन बनता है, तो वो कौन सा है? वो है मध्य प्रदेश। उसके बाद है कि आपका पंचायत और नगर पालिकाओं अर्थात ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्वशासन के लिए चुनाव कराने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग नामक एक संस्था का गठन किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग, जिसका संविधान में है प्रावधान है वो आपका किया गया, जो कि हमारा इनके लिए मतदाता सूची है वो तैयार करेगा। और मतदाता सूची के साथ साथ है उन खासकर आप कहीं कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका लोकसभा और आपका राज्यसभा उसके लिए संसदीय क्षेत्रों के आपके राज्यसभा या लोकसभा के लिए या विधानसभा के चुनाव कराने के लिए नहीं होगा। उनके लिए भारत सरकार का आपका जो चुनाव आयोग है वो आपका काम करता है। ये आपके पंचायती राज संस्थाओं के लिए है, ये आपका काम करता है। उसके बाद है कि राज्य सरकारों के लिए है राजस्व के बंटवारे के लिए है अधिकार दिए गए कि वो कुछ क्षेत्रों से अपना राजस्व है वो कलेक्ट कर सकते हैं, तथा कुछ आपके राजस्व है या वित्तीय आवंटन है वो आपके राज्य सरकार के द्वारा है इन संस्थाओं को दिया जाएगा। और जिसके लिए एक वित्त आयोग का गठन है वो किया गया, अर्थात एक राज्य वित्त आयोग। संवैधानिक प्रावधान में है आपके आर्टिकल 243 में है आपके कई सारे प्रावधान हैं आपके जोड़े गए। अब हम उसमें बात करते हैं 73वें और 74वें के द्वारा है कि ग्रामीण स्वशासन की इकाई है वो किस तरह से होगी और आपका शहरी इकाइयों के लिए किस तरह से होगी। दूसरी चीज़ है कि दोनों क्षेत्रों में त्रिस्तरीय व्यवस्था है वो आपकी मानी गई। त्रिस्तरीय है, जैसे हम पहले लेते हैं ग्रामीण स्वशासन। ग्रामीण स्वशासन है वो किस तरह से आपका ग्रामीण पहली चीज है ग्रामीण स्वशासन है संविधान की 11वीं अनुसूची अर्थात शेड्यूल 11 में, और उसमें इनके लिए 29 विषय दिए गए और वहां त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई। और उसमें एक और चीज कहा गया कि जहां पर जनसंख्या है 20 लाख से कम है वहां पर 2 स्तरीय अर्थात मध्य स्तरीय व्यवस्था नहीं होगी, और जहां 20 लाख से जनसंख्या अधिक है वहां पर त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी। तो पहले सबसे पहले निचले स्तर पर गांव के लेवल पर है ग्राम पंचायत होगी। ग्राम पंचायत का मुखिया या अध्यक्ष है सरपंच, और उपाध्यक्ष आपका उप सरपंच होगा। ठीक है, उप सरपंच होगा, कहीं पर इसको प्रधान भी कहते हैं कई राज्यों में, खासकर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका। दूसरे स्तर की है आपकी मध्य स्तर की, जिसे हम कहते हैं पंचायत
समिति। पंचायत समिति, इसको कहते हैं हम ग्राम पंचायत। जो कि मध्य स्तर की व्यवस्था है, जिसका है अलग अलग राज्यों में है, अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं इसे आपकी क्षेत्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है, कहीं इसे आपका मंडल पंचायत के नाम से है जाना जाता है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव है पंचायत समिति का आपका। और उपाध्यक्ष। तीसरा है जिला परिषद। जिला परिषद, जिसके अध्यक्ष को है आपका जिला प्रमुख या उप प्रमुख है वो आपका कहते हैं। जिला प्रमुख या आपका उप प्रमुख कहते हैं। देखिए एक चीज और है, पंचायत समिति के हेड को कई स्टेट्स में है प्रधान और उप प्रधान कहते हैं। वहां प्रधान से मतलब आपका सरपंच से मत समझना है, आपका क्या है नहीं है आपका। यहाँ सरपंच, उप सरपंच और वार्ड मेंबर होते हैं। ऐसे ही इनमें एक आप इस कॉमन चीज बता देता हूँ, सरपंच का चुनाव है प्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात जनता है इसको सीधा चुनती है, जबकि उप सरपंच आपका मंडल पंचायत या जिसको पंचायत समिति का अध्यक्ष उपाध्यक्ष है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। और जिला प्रमुख और उप प्रमुख का निर्वाचन भी है वो आपका अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये था हमारा ग्रामीण स्वशासन के संदर्भ में। अब हम चलते हैं शहरी या आपका अर्बन एरिया के संदर्भ में। देखिए जो आपका ग्रामीण स्वशासन था उसमें पंचायत कहा जाता है उसको, और ये है नगरीय स्वशासन, इसको हमारा म्युनिसिपैलिटीज कहा जाता है। म्युनिसिपैलिटीज, इसमें भी त्रिस्तरीय व्यवस्था है। अगर हम सबसे अधिक ऊंचे से नीचे की ओर चलें या निम्न से उच्च स्तर की ओर चलें, हम मान लीजिए निम्न से उच्च स्तर की ओर चलते हैं, तो सबसे पहले हैं नगर पालिका, जिसे हम म्युनिसिपैलिटी कहते हैं। दूसरा है आपका नगर परिषद, म्युनिसिपल काउंसिल, और तीसरा है नगर निगम। इसे हम म्युनिसिपल कारपोरेशन। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं नगर निगम में ही, जहां वैसे इसका पैमाना बनाया है कि जिन नगरों की जनसंख्या है आपकी मोर देन 5 लाख से अधिक हो तो वहां ये संस्थाएं बनाई जाएंगी।
इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को है मेयर कहते हैं। मेयर आपका, और आपका दूसरा है उपमेयर है, उसके नाम से आपका जाना जाता है। दूसरा है नगर परिषद, जहाँ की जनसंख्या है 1 लाख से लेकर के 5 लाख के मध्य है। वहाँ इसे चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट, अध्यक्ष कहते हैं। चेयरपर्सन या आपका प्रेसिडेंट भी कहते हैं। तीसरा है निचले स्तर का है नगर पालिका, जहां पर जनसंख्या है 1 लाख से कम होती है। जिसके प्रमुख को है अध्यक्ष कहा जाता है। पहली चीज है, पहला नगर पालिका का अध्यक्ष हुआ। अध्यक्ष के बाद है ये आपका नगर परिषद, जिसको चेयरपर्सन है या प्रेसिडेंट कहते हैं। और नेक्स्ट है म्युनिसिपल बोर्ड, क्या इसको हम नगर पालिका बोर्ड, आपका बोर्ड भी कह देते हैं। ये आपकी इकाइयाँ हैं। दूसरी चीज है जो आपकी नगरीय स्वशासन है, ये संविधान की 12वीं अनुसूची में, और इसमें 18 विषय शामिल हैं। ये था हमारा ग्रामीण और नगरीय स्वशासन से संबंधित है कि किस तरह से इनका संवैधानिक प्रावधान है वो किया गया है। और संवैधानिक प्रावधान किए जाने का कारण क्या है कि लोकल स्तर तक है इसमें जनता की भागीदारी देना, अर्थात शासन में है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से है सत्ता में भागीदारी देना, जिससे निचले स्तर के लोगों का भी विकास हो सके। साथ ही साथ है निचले स्तर की समस्या हैं, अर्थात जो लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर जो समस्या हैं उन समस्या का समाधान है वो वहाँ के स्थानीय निवासी है ठीक ढंग से कर सकें। आप देखेंगे कि भारत में है आपके, अगर हमको बात करें लोकल गवर्नमेंट की, स्थानीय स्वशासन और नगरीय स्वशासन में है लगभग 36 लाख लोगों का है निर्वाचन किया जाता है। आप देखेंगे 36 लाख एक बहुत बड़ी संख्या है। मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे देश हैं जिनकी जनसंख्या भी इतनी नहीं है, खासकर यूरोपीय कंट्रियों की, और इतनी तो हमारे यहाँ पर है चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इतने सारे प्रतिनिधि हैं तभी लोकल स्तर तक है विकास है वो आसानी से किया जा सकता है। आज देखेंगे कि आपका शासन में है महिलाओं की भागीदारी है, और आपके अन्य पिछड़े वर्गों की भागीदारी है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वर्गों की भागीदारी है वो आपकी अधिक हुई है। समाज में सशक्तिकरण है आपका अधिक हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं जरूर हैं, जैसे कहीं अभी भी है महिला सरपंच पति हैं, अर्थात सरपंच पति हैं या आपका जिला प्रमुख पति हैं, तब वहाँ पर है शासन में भागीदारी महिलाओं की हुई है, लेकिन वो आपका कार्य या आपका उनका कहें कार्यक्रम है, उनकी व्यवस्था है, उन सारी चीज़ों का संचालन है अभी उनके पतियों या उनके पुत्रों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अभी भी और जागरूकता के से है वो आसानी से और ठीक किया जा सकता है। जिसके लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है वो एक प्रभावी कदम होगा। ये था आपको जो कि आपके यूपीएससी के सिलेबस में भी, आपका जो स्टेट पीसीएस के सिलेबस में भी, आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप देखेंगे किसी में भी, चाहे वो कांस्टेबल का हो, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे आपका सब इंस्पेक्टर का हो, आपका अर्थात विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षा हैं, चाहे आपका एनटीपीसी का हो, कोई भी ऐसा एग्जाम है जिसमें हर में है ये आपका आता है। एक और हमने थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं बस कि ग्राम सभा क्या है। देखिए ग्राम सभा ग्राम पंचायत के लेवल पर होती है और इसे 243 आर्टिकल 243 में है परिभाषित किया गया है कि ग्राम सभा क्या है। तो ग्राम सभा क्या है कि एक ग्राम पंचायत के जिन लोगों वयस्क मताधिकार अर्थात जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है
वो लोग हैं इसके सदस्य होते हैं। अर्थात इसको हम एक परिभाषा के रूप में कहें कि एक ग्राम पंचायत के निर्वाचक मतावली में आने वाले नाम दर्ज लोगों की बनाई गई एक संस्था ही क्या होती है, ग्राम सभा होती है, जो कि पंचायत के कार्यों को देखती है, जिसका अध्यक्ष है सरपंच होता है, जो कि इसी के द्वारा जो आपके निर्णय लिए जाते हैं उन्हीं का क्रियान्वयन है वो हमारी ग्राम पंचायतें करती हैं। और यदि इसी के निर्णय में है, यदि किसी पर आरोप प्रत्यारोप होता है तो वो हमारे कार्य है रोके भी जाते हैं। अर्थात इसमें सभी लोगों की भागीदारी है वो आसानी से होती है। कैसा लगा आपको? धन्यवाद आपको।